गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम 12th क्लास के लिए कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम अब तक जो पढ़ चुके हैं वो चार्ज पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पढ़ चुके हैं और उसके बाद में हमने जो क्वांटाइजेशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। अब हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे बेटा। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है। इसमें जो पहला है मेथड वो हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखो बेटा, अब जब हम किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रब करते हैं तो जो रब करते हैं उन चीज़ों में क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सूखे बालों में कंघी रब की, तो जैसे हमने सूखे बालों में कंघी रब की तो जब हम देखते हैं तो कंघी पे चार्ज आ जाता है। कैसे पता चला? जब हम उस कंघी को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो वो क्या करती है, कंघी उसको अट्रैक्ट कर लेती है। इसका मतलब कंघी पे क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो इस टाइप का चार्ज हमारे पास क्या हो गया, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। व्हेन वी रब सम ऑब्जेक्ट over other, it get some charge. This charge is due to charging by friction. For example, when silk cloth rubbed by the glass rod get positive charge and silk cloth get नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जब हम सिल्क के क्लॉथ को ग्लास रोड से रब करेंगे तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देखो, अगर हम देखें रबिंग से किस प्रकार का चार्ज है, मान लो इधर पॉजिटिव रख दिया हमने, इधर रख दिया नेगेटिव मान लिया, तो अब जब ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े के साथ रब करेंगे तो ग्लास रोड पे तो क्या आ जाता है, पॉजिटिव, और सिल्क के कपड़े पे क्या आ जाता है, नेगेटिव। दूसरा केस, अगर हम वुलन कपड़े को एबोनाइट की रोड के साथ रब करेंगे, किसके साथ, एबोनाइट की रोड के साथ रब करेंगे तो वुलन कपड़े पे आ जाएगा पॉजिटिव और एबोनाइट की रोड पे आ जाएगा नेगेटिव। वुल लगा लो, वुल पे तो आ जाएगा पॉजिटिव एंड एबोनाइट रोड पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। या जब हम वूल के कपड़े को प्लास्टिक रोड से रब करेंगे तो वूल के कपड़े पे आ जाएगा पॉजिटिव और प्लास्टिक रोड पे क्या आ जाएगा, प्लास्टिक पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। और केस देख लो, अगर हम सूखे बालों में कंघी जो रब कर रहे हैं तो कंघी पे तो आ जाता है नेगेटिव और सूखे बालों पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव। हेयर पे पॉजिटिव आ जाता है और कोम्ब पे क्या आ जाता है, नेगेटिव, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आए। बेटा, जो चीज़ इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी उस पे तो आ जाएगा पॉजिटिव और जिसके पास इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उस पे आ जाएगा नेगेटिव।
जो चीज़ इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगी उस पर तो आ जाएगा पॉजिटिव, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना। तो ग्लास रोड ने इलेक्ट्रॉन छोड़े, सिल्क के कपड़े के पास गए, तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव आ गया और सिल्क के कपड़े के पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इसी तरह वूल पे पॉजिटिव आ जाता है और एबोनाइट पे नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वूल तो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और एबोनाइट वूल जो है इलेक्ट्रॉन्स को क्या है, एक्सेप्ट करता है। तो वूल पे पॉजिटिव और एबोनाइट रोड पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है। अब बात ये है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव किस पे आएगा और नेगेटिव किस पे आएगा, क्यों आएगा। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई पॉजिटिव किस पे आएगा और नेगेटिव किस पे और क्यों आएगा। बेटा देखो, हमें पता है कि भाई एटम्स के अंदर बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाहर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब एक चीज होती है स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। मतलब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, दोनों क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी हुई है। कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी हुई है। अब इलेक्ट्रॉन इससे जितना दूर जाएगा उतना ही लूज हो जाएगा। उसको निकालना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसको निकालना उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, बीच में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, वो शील्ड कर लेंगे इस न्यूक्लियस को। मतलब हम कह सकते हैं न्यूक्लियस को क्या कर लेंगे, चारों तरफ से घेर लेंगे, एक प्रकार से वही बात होगी, और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर जाएगा आसान हो जाएगा उसका निकलना। तो इसका मतलब जिन एटम्स में इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर होता है न्यूक्लियस से, मतलब वैलेंस शेल जो है काफ़ी मतलब ज़्यादा दूर होता है, तो उनका निकलना क्या हो जाता है, आसान। अब एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम क्या देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो जिसको ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसको निकालना मुश्किल, क्योंकि उसको हमें क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसका निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, कम आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। इस चीज़ को वर्क फंक्शन भी कहते हैं बेटा। जो एनर्जी हम देते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसको क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन भी कहते हैं। तो जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी जाके वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। और जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो कम एनर्जी के साथ ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। ठीक है। अब अगर हम ग्लास रोड और सिल्क कपड़े की बात करें तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज और सिल्क कपड़े पे नेगेटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्लास रोड की जो वर्क फंक्शन है या ग्लास रोड के लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत है वो सिल्क के कपड़े से क्या है, कम है। तो जैसे हमने दोनों को रब किया, एनर्जी तो दोनों को क्या दी, इक्वल दी। दोनों को एक साथ रब किया तो एनर्जी तो क्या किया, दोनों को इक्वल दी। तो अगर हम बात देखें तो ग्लास रोड को तो कम एनर्जी के साथ ही इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, उसका वर्क फंक्शन क्या है, कम है। तो एनर्जी दोनों को इक्वल दी थी, तो ग्लास रोड पहले इलेक्ट्रॉन को क्या कर गया, लूज कर गया। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुंच गया, सिल्क कपड़े के पास। तो इसलिए ग्लास रोड पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क के कपड़े पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। नेक्स्ट है भाई हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आप पढ़ चुके, लिख चुके, साथ के साथ में नोट्स बना लेना, जैसे स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके जो भी अपना साथ के साथ में नोट्स बना लेना। अब है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है भाई। अब ये जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है ये क्या होता है, देखो मान लो जैसे हमारे पास ये बॉल है और ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे हमने रख दी। ठीक है। तो जब एक चार्ज रोड
इसके नज़दीक लेके आए, मान लो इस पे 5 पॉजिटिव चार्ज हैं। बॉल जो है शुरू में क्या थी, अनचार्ज थी। अनचार्ज का मतलब क्या है, इस पे जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, टोटल चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। पहले थी अनचार्ज। फिर हम जब पॉजिटिव चार्ज रोड इसके नज़दीक लेके आए तो पॉजिटिव चार्ज रोड ने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को तो रिपेल कर दिया, वो तो दूसरे एंड पे चला गया। 5 पॉजिटिव था तो 5 ही मान लो जैसे, वो तो दूसरे एंड पे चला गया। और जो नेगेटिव चार्ज था वो क्या हो गया, इसने अट्रैक्ट कर लिया, वो इसकी तरफ आ गया। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। ये इंसुलेटिंग पैड है, इंसुलेटिंग पैड मतलब इंसुलेटर है, यहां से चार्ज नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, यहां पे नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। इसको हमने कर दिया अर्थ से कनेक्ट, तो ये पॉजिटिव सारा का सारा चार्ज क्या हो जाएगा, अर्थ में, अर्थ के साथ क्या हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइज हो जाएगा, या कई बार कह देते हैं अर्थ में चला जाएगा, लेकिन अर्थ से जाता नहीं, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आके इसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये तो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज, खत्म हो गया। ठीक है, अर्थ से कनेक्ट करने के बाद अब नेक्स्ट केस में क्या है, इस रोड को हटा लेते हैं भाई। तो जो नेगेटिव चार्ज है, हमने पढ़ा था कि भाई चार्ज क्या हो जाता है, सरफेस पे, पूरे के पूरे सरफेस पे बिखर जाता है इक्वली। ठीक है ना, सारा का सारा चार्ज कहाँ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि भैया जो चार्ज है वो क्या हो गया, सरफेस पे आ गया। तो चार्ज हमारे पास क्या हो गया भाई, सरफेस पे आ गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अगर देखें तो इस पे कोई चार्ज नहीं था पहले। फिर जब हम यहाँ पे लेके आए तो इसने क्या किया, पॉजिटिव को तो क्या कर दिया, रिपेल कर दिया, नेगेटिव को अटैक कर लिया। फिर हमने अर्थ से कनेक्ट किया, अर्थ से कनेक्ट करने के बाद पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, केवल कौन सा रह गया, नेगेटिव। तो यहाँ पे फिर जब अलग किया हमने, इस रोड को यहाँ से हटाया तो नेगेटिव चार्ज फ्री हो गया मूव करने के लिए। जैसे ही रोड से हटाएंगे, अब तक तो अट्रैक्ट हैं, रोड को हटाएंगे तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, फ्री होगा मूव करने के लिए, और वो क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे सरफेस पे। तो इस तरह से पहले इस पर कोई चार्ज नहीं था, अब इस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है, वो कैसे है। अब मान लो जैसे हमारे पास 2 बॉल हैं, दोनों बॉलों को हमने क्या कर दिया, टच कर लिया यहाँ पे। अब ये अनचार्ज है, अनचार्ज है मतलब टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज क्या है, दोनों में इक्वल है। एक चार्ज्ड रोड इसके नजदीक लेके आई, इसने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को तो रिपेल कर दिया, सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, और नेगेटिव चार्ज को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया इस रोड ने। ठीक है, अब अगर हम, ये दोनों इंसुलेटिंग पैड पे हैं, ठीक है, अगर हम इन दोनों को हटाएं एक दूसरे से और फिर रोड को भी हटा दें, तो भाई एक बॉल पे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और एक बॉल पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हटाने के बाद एक बॉल पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक बॉल पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो लिखो इसके बारे में थ्योरेटिकली। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस in which a body can be charged with the help of another charged body without touching it।
विदाउट टचिंग इट। तो भाई चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है किसी दूसरी चार्ज बॉडी की हेल्प से बिना उसको टच किए। ठीक है बेटा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो क्या हैं? बाय दिस प्रोसेस द बॉडी कैन नॉट गेट चार्ज more than the THANY more than the inducing charged body। ठीक है बेटा, जो चार्जिंग प्रोसेस में, चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस में जो चार्ज मिलेगा किसी बॉडी को, वो चार्ज जो पहले हम चार्ज बॉडी उसके नज़दीक लेके आए उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। या तो उसके बराबर होगा या उससे कम रहेगा, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। नंबर 2, इन दिस प्रोसेस द पोलैरिटी ऑफ चार्ज will be opposite to the inducing charged body। ठीक है बेटा, तो जो पोलैरिटी होगी, जो चार्ज हमें मिला उसकी पोलैरिटी क्या होगी? अपोजिट होगी। किससे? जो इंड्यूस चार्ज बॉडी, जो चार्ज बॉडी हम उसके नज़दीक लेके गए उससे क्या होगी? अपोजिट होगी। ठीक है। जैसे पॉजिटिव लेके गए थे तो चार्ज कैसा मिलेगा? नेगेटिव। अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी को नज़दीक लेके जाएंगे तो चार्ज कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। ये था भाई चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब नेक्स्ट हम करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। Charging by conduction. It is the process in which when a charged body touches any uncharged body, sum of its charge transfer to the uncharged body। ठीक है, जब किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी से टच कराते हैं तो जो अनचार्ज बॉडी है उसके ऊपर चार्ज बॉडी का कुछ चार्ज ट्रांसफर कर जाता है। अब मान लो जैसे अनचार्ज बॉडी है बेटा, नीचे इंसुलेटिंग पैड है इस पे। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को, रोड को मान लो जैसे इस पे टच करा दिया जाए तो इस रोड से कुछ चार्ज क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा इसके पास। ठीक है ना, कुछ चार्ज क्या हो जाएगा? इसके पास से ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसमें क्या है? कंडक्शन में क्या है? चार्जिंग बाय कंडक्शन में टच करवाना पड़ता है, और चार्जिंग बाय इंडक्शन में विदाउट टचिंग हो जाता है, और फ्रिक्शन में क्या है? रब करना पड़ता है। ठीक है। वैसे बेटा चार्जिंग के और भी केस है, लेकिन उससे स्पेस चार्ज मिलता है बेटा, बाद में वो चार्ज क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। अब ये देखो चार्ज मिलता कैसे है? या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएं? ज़्यादा हो जाएं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएं? कम हो जाएं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज, और किसी बॉडी में कम हो गए तो पॉजिटिव चार्ज। ऐसे मिलता है ना। तो मतलब इलेक्ट्रॉन अगर निकलेंगे तो क्या मिलेगा? चार्ज मिलेगा।
अब याद करो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है, जब सन रे किसी फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे पड़ती है तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूज होता है। वहाँ भी तो चार्ज बनना चाहिए, बनता है चार्ज, लेकिन वो चार्ज कैसा है, स्पेस चार्ज है। उस चार्ज के लिए फिर फिल करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन आके उसकी जगह ले लेता है, वहाँ पे कोई चार्ज रहता नहीं। तो परमानेंट चार्ज हमें इन तीन ही मेथड से मिलता है। बाकी जो मेथड है इलेक्ट्रॉन निकालने के, उनसे हमें क्या मिलता है, स्पेस चार्ज। फॉर एग्जाम्पल दूसरा ले लो, जैसे एक केस ये ले लो, थर्मोआयनिक इमिशन। थर्मोआयनिक इमिशन में क्या होता है, किसी भी बॉडी को काफ़ी गर्म कर दिया जाता है। जैसे बॉडी है, इसको काफ़ी गर्म कर देंगे, इतना गर्म कर देंगे कि वर्क फंक्शन के बराबर इसकी हीट चली जाएगी। इसकी एनर्जी कितनी चली जाएगी, वर्क फंक्शन के बराबर चली जाएगी। तो ये वर्क फंक्शन के बराबर होगी एनर्जी, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। आने जैसे एनर्जी मिल जाएगी इसको, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये लूज। इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इस पर क्या आना चाहिए, चार्ज आना चाहिए, आता है, लेकिन वो भी कैसा है, स्पेस चार्ज है। उसकी जगह फिर दूसरा चार्ज आके फिल कर देता है, इसके ऊपर चार्ज नहीं रहता। फील्ड इमिशन, फील्ड इमिशन में क्या होता है, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, जैसे मान लो कोई मेटल है, ठीक है, इसके दोनों तरफ क्या करेंगे, एक हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे। अगर इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते ही इस मेटल पे क्या होगा, फोर्स ज़्यादा लगेगी। फोर्स ज़्यादा लगेगी तो उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, फिर आयंस बनने शुरू हो जाएंगे, मतलब चार्ज बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने वो फील्ड इमिशन बंद किया, वापस से फिर वो क्या हो जाएंगे, सेटअप हो जाएंगे और चार्ज नहीं रहेगा। वो भी कैसा है, फील्ड चार्ज है, ठीक है। तो मेन जो चार्ज के जो टेक्निक हैं, चार्ज लेने की जो टेक्निक है, वो तीन ही हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन। बाकियों से चार्ज मिलता है, लेकिन वो चार्ज स्पेस चार्ज होता है, जो थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर बाद में क्या हो जाता है, उसकी जगह दूसरा जो इलेक्ट्रॉन वगैरह जो आके सेटअप हो जाता है और वो चार्ज खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। GLE बोलते हैं इसको, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्कोप वो डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है किसी बॉडी के ऊपर चार्ज को। इट इज ए डिवाइस विच डिटेक्ट चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो ये डिवाइस है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज को डिटेक्ट करता है। कैसे है ये, होता क्या है देखो, अब मान लो जैसे ये जो है इस तरह है भाई, कि ऊपर तो एक प्लेट होगी छोटी सी कॉपर की या किसी भी मेटल की, और एक मेटल रोड होगी, ठीक है। इस मेटल रोड के ऊपर गोल्ड के दो बिल्कुल थिन लीफ, पत्ते बोल सकते हो, वो होते हैं भाई, ठीक है। इसको फिर एक ग्लास जार के अंदर रख दिया जाता है भाई, ठीक है बेटा। यहाँ पे कॉक होता है जो इसके पकड़े रखता है, हैंडल किया होता है, ठीक है। यहाँ पे दो मेटल की फीलिंग्स, दो पत्तियाँ लगी होती हैं, ठीक है। जो कि नीचे ग्राउंड से जुड़ी हैं, ये पत्तियाँ नीचे ग्राउंड से जुड़ी होती हैं, ठीक है। अब देखो प्रोसेस क्या होता है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे मान लो पॉजिटिव रोड को टच करवाया, तो कुछ चार्ज क्या हो जाएगा उस रोड से इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा,
तो यहाँ इन दोनों पत्तियों पे भी आएगा। अब ये दोनों पत्तियाँ क्या होंगी, एक दूसरे से रिपेल करेंगी, अपोजिट चली जाएंगी, इस तरह से फैल जाएंगी। तो हमें पता चल जाएगा इस बॉडी के ऊपर चार्ज है। तो भैया टच कराना भी जरूरी नहीं है। अगर मान लो जैसे हम इस तरह से कर दें, अब टच कराने के बजाय अगर हम नजदीक लेके जाएं, पॉजिटिव चार्ज को हमने टच नहीं करवाया, क्या किया, इसके नजदीक ले गए, तो इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। पॉजिटिव के बजाय कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब नेगेटिव इंड्यूस हो गया तो भी ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को और अपोजिट साइड में चले जाएंगे। ठीक है बेटा। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, एक डिवाइस है जो चार्ज को डिटेक्ट करता है। इसमें क्या है, ऊपर कॉपर की प्लेट और एक मेटल रोड होती है। उस मेटल रोड के साथ दो गोल्ड की छोटे छोटे लीफ होते हैं। ठीक है। और जब एक चार्ज बॉडी को इसके नज़दीक लेके आए या इसके टच करवाएं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि गोल्ड के ही लीफ क्यों लिए गए, किसी और मेटल के क्यों नहीं लिए। बेटा हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। अब मान लो यहाँ पे चार्ज कम होता, यहाँ पे चार्ज क्या होता, कम होता। अगर चार्ज कम होता तो रिपल्सन भी क्या होता, कम। तो अगर हम कोई भारी मेटल लें, गोल्ड की बजाय कोई भारी मेटल लें, तो इसमें नीचे mg डाउनवर्ड लगेगा, ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा डाउनवर्ड। उसके कारण वो झुके रहेंगे, ऊपर उठेंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि mg क्या है, ज्यादा है। किससे ज्यादा है, रिपल्सन से mg ज्यादा है। तो अगर हैवी चार्ज होगा, चार्ज ज्यादा होगा तो ही जाके क्या होगा, वो ऊपर कर सकेंगे, तभी रिपल्सन क्या होगा, mg से ज्यादा होगा। लेकिन अगर चार्ज हल्का है तो वो mg के कारण नीचे ही झुका रहेगा। इसलिए हमें पत्तियां कैसी चाहिए, बिल्कुल हल्की चाहिए, ताकि हल्का सा चार्ज मिलते ही वो क्या हो, अपना क्विक रिस्पॉन्स दिखाएं। तो गोल्ड सबसे मेलेबल है, सिल्वर के बाद गोल्ड, पहले सिल्वर मतलब मेलेबल सिल्वर भी है, लेकिन गोल्ड सिल्वर से भी मेलेबल है। तो इसकी बिल्कुल पतली पत्तियां बनाई जा सकती हैं, सिल्वर की इतनी पतली पत्तियां बनाई जा सकती हैं जैसे हमारी मिठाइयों के ऊपर सिल्वर की पत्तियां लगी होती हैं। तो गोल्ड क्या है, उससे भी मेलेबल है, उससे भी पतली पत्तियां बनाई जा सकती हैं। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, गोल्ड का यूज करते हैं, ताकि हमें क्या मिले, क्विक रिस्पॉन्स मिले। ठीक है। अच्छा, तो जरूरी नहीं है कि भाई टच ही करवाएं, बगैर टच के भी हो सकता है। तो ये जो है ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है किसको, चार्ज को। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई चार्ज डिटेक्शन के लिए रिपल्सन सबसे अच्छी ट्रिक है, क्योंकि अट्रैक्शन तो उन चीजों में भी हो जाता है जिनके पास, मान लो एक के पास चार्ज है, एक के पास ना हो, तो दूसरी के पास वो क्या करेगा, इंड्यूस कर देगा अपोजिट चार्ज। तो अट्रैक्शन तो तब भी हो सकता है। मान लो जैसे इसके पास चार्ज है, इसके पास नहीं है, तो अगर मैं देखूं कि भाई इसके पास चार्ज है कि नहीं, इसके पास लेके गया, ये अट्रैक्ट कर सकते हैं आपस में। ठीक है ना। तो दोनों के पास, इसके पास चार्ज है कि नहीं अगर ये देखना है, तो मैं चार्ज बॉडी को इसके नजदीक लेके गया तो ये अपोजिट चार्ज को क्या कर लेगा, इंड्यूस कर लेगा, तो दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर ये देखना है कि इस बॉडी के पास चार्ज है कि नहीं, तो रिपल्सन सबसे अच्छा है। क्यों, क्योंकि जब इसके पास चार्ज होगा और सेम चार्ज होगा तो इसको क्या करेगा, रिपेल कर देगा। समझ में आया। तो चार्जिंग के लिए, चार्जिंग डिटेक्शन के लिए रिपल्सन क्या है, सबसे अच्छी टेक्निक है। Repulsion is the best way to detect
the charge on any object। ठीक है, तो रिपल्सन क्या है, बेस्ट वे है क्या करने के लिए, ये डिटेक्ट करने के लिए कि किसी चीज ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है कि नहीं। इफ ए बॉडी हैव नो चार्ज देन ए चार्ज्ड बॉडी कैन attract it by inducing opposite charge in it। ठीक है, दो सेम चार्ज की बॉडी भी, आप दो जो सेम चार्ज है ना वो भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, एक चार्ज क्या होना चाहिए, काफी बड़ा होना चाहिए, और एक चार्ज क्या होना चाहिए, काफी छोटा होना चाहिए। Two same charge can also attract each other। ठीक है ना, तो दो सेम चार्ज आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि एक चार्ज क्या होना चाहिए, काफी बड़ा, और एक चार्ज उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देख लो, जैसे मान लो एक ये बॉल है, इसमें है मान लो 2 पॉजिटिव हैं और 3 क्या हैं, नेगेटिव हैं। ठीक है, और एक ये दूसरी बॉल है, इसके पास हैं 3 पॉजिटिव हैं, 4 पॉजिटिव हैं और एक नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे, और नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, तो ओवरऑल इन दोनों में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब कोई भी चार्ज मान लो, जैसे इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और इस पे 5 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, 2 पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, इसके पास इससे इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। 2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास, ज्यादा है, किससे, इससे। तो इसका मतलब ये जो है इसको क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो दो सेम चार्ज भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, उसके लिए कंडीशन क्या है, एक चार्ज काफी बड़ा होना चाहिए और दूसरा चार्ज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इससे हमें पता चलता है कि भी रिपल्सन क्या है, बेस्ट टेक्निक है किसकी, चार्ज डिटेक्शन की। ठीक है, तो ये था भाई गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। आगे फिर हम आगे के लिए हम कल करेंगे, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर कूलम्स लॉ करेंगे हम। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।